सो हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ जावा। एंड बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जावा जो है वो इंटरनली कैसे डिजाइंड है, जावा के पास क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जावा जो है वो कोड को कैसे एग्जीक्यूट करती है एंड उस कोड एग्जीक्यूशन में कौन सा कंपोनेंट क्या हेल्प करता है, ये सब भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को एंड जानते हैं जावा के आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखो, जो हमारी जावा होती है ना, उसके पास मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जेडीके, एक होता है जेआरई, एक होता है जेवीएम। जेडीके होता है हमारा जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई होती है हमारी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेवीएम होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब ये तीनों होते क्या हैं ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक रफ फिगर दे रखा है जावा के आर्किटेक्चर का, जिसमें क्या दे रखा है, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम दे रखा है एंड ये डेवलपमेंट टूल्स हैं। ठीक है, अभी अंदर डिजाइन कैसे, ये काम कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जेडीके पे कि जेडीके क्या होता है। ठीक है, जेडीके समझते हैं। तो देखो जेडीके के बारे में क्या लिखा हुआ है। जेडीके इज अ वोल पैकेज दैट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो कोड प्रोग्राम कुछ भी बनाने के लिए ना मेनली 3 प्रोसेस होती हैं। एक होता है कोड को राइट करना, उसको रन करना एंड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब हमारे जावा के प्रोग्राम को राइट, रन एंड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जिस भी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, वो हमें प्रोवाइड कराता है जेडीके। इसलिए जेडीके को क्या बोला गया है, इट्स अ वोल पैकेज दैट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर हमें कोई भी जावा का प्रोग्राम्स डेवलप करना है तो उसके लिए हमें जिस भी चीज़ों की जरूरत होती है वो सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है, जेडीके। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स जेआरई एंड अदर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर दे रखा है जेडीके क्या है, जेडीके के इनसाइड क्या है हमारे पास, एक है जेआरई एंड क्या अदर डेवलपमेंट टूल्स। जेआरई अभी हम कवर करेंगे, अभी समझते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं अंदर। ठीक है, देखो फर्स्ट होता है कंपाइलर, जिसका नाम क्या होता है, जावासी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंपाइलर क्या करता है एंड कंपाइलर का नाम जावासी होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। ठीक है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट किसके पास होता है, जेडीके के पास। सेकंड क्या होता है, जावा। जावा क्या होती है हमारी, ये लैंग्वेज की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जावा बेसिकली हमारी जो डॉट क्लास फाइल होती है, मीन्स हमारा जो बाइट कोड होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के काम आती है। ठीक है, थर्ड जेडीके के पास क्या होता है, डीबगर। डीबगर क्या होता है, बेसिकली हमारे कोड को डीबग करने का काम आता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारे कोड का ना फ्लो पता चलता है कि हमने जो भी कोड लिखा है उसकी एक एक लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें डीबगर से पता चलता है। एंड एक और होता है, वो होता है क्या, आर्काइवर। आर्काइवर क्या होता है, बेसिकली हमारी जो भी जावा फाइल्स होती है ना, उनको आर्काइव करने के काम आता है। एक और होता है जो कि होता है जावा डॉक्स, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जावा डॉक्स क्या होता है, बेसिकली हमारी जो भी जावा की डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो इसमें होती है। ठीक है, समझ में आया जेडीके क्या होता है हमारा। अब आते हैं जेआरई के, जेआरई के ऊपर। जेआरई क्या होता है, देखो जेआरई होती है हमारी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब समझते हैं कि जेआरई क्या है। जेआरई प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट ओनली टू रन द जावा प्रोग्राम्स। देखो जेआरई क्या करते हैं ना, इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, जावा के प्रोग्राम को ना रन कर सकते हो। आप जावा का प्रोग्राम राइट एंड कंपाइल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। समझ में आया। तो जैसे मान लो अगर आपके पास कोई भी जावा का एक प्रोग्राम है पहले से रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उस प्रोग्राम को सिर्फ रन करना है देन जेआरई इज इनफ। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ जेआरई है तो आप उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लिखना है, उसे कंपाइल करना है, देन आप वो सिर्फ जेआरई से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोग्राम रन करना है देन जेआरई इज इनफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स आर जेवीएम एंड अदर एसेंशियल लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम से समझते हैं। जेआरई के पास क्या, एक तो जेवीएम है और क्या है, एसेंशियल लाइब्रेरीज है। एसेंशियल लाइब्रेरीज का मतलब क्या है, लाइब्रेरीज होती क्या है। ठीक है, तो हमारी जो लाइब्रेरीज होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है, हमारे प्री रिटन कोड्स होते हैं। प्री रिटन कोड्स कैसे, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है ना, हमारा जो भी प्रोग्राम का डेवलपमेंट होता है ना, वो फास्ट हो जाता है। फास्ट कैसे हो जाता है वो समझो। देखो जैसे मान लो आप कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हो, जिसमें आपको क्या करना है ना, आपको इस वर्ड को ना अपर केस से ना लोअर केस में करना है। ठीक है, इसमें 3 लेटर लिखे हुए हैं, क्या ये तीनों अपर केस में, अगर आपको उनको लोअर केस में करना है। अब अगर आप इसके लिए कोड लिखोगे ना, आपको 3-4 लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, आप 3-4 लाइनें में आप 3-4 लाइन कोड लिखोगे, इसको कार को क्या करने के लिए, अपर केस से लोअर केस करने में। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी यूज करोगे ना, तो आप इसको क्या कर पाओगे, इसको एक ही लाइन में कर पाओगे। ठीक है, लाइब्रेरी इसमें हेल्प करती है। क्या वो जो काम करने के लिए हम 5 लाइन लिख रहे थे, उसके लिए 1 लाइन लिखनी पड़ रही है। तो इससे क्या होता है, हमारे जावा का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, लाइब्रेरीज की मदद से। एंड जावा के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। एंड जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करेंगे, तब मैं आपको ये लाइब्रेरीज यूज भी करके दिखाऊंगा। ठीक है,
अब आते हैं जेवीएम पे कि हमारा जेवीएम क्या होता है। देखो जेवीएम के बारे में क्या बोला गया है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। सबसे पहले ये समझो कि हमारा जो जेवीएम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू में ना आपसे ना इतना ना जेडीके पूछा जाएगा ना जेआरई पूछा जाएगा जितना जेवीएम पूछा जाएगा। जेवीएम बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो अच्छे से समझना है एंड बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि हमारा जेवीएम होता क्या है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि जेवीएम क्या होता है। देखो जेवीएम के बारे में क्या लिखा गया, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड इट कंटेन्स सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझना। देखो जो हमारा जेडीके एंड जेआरई होता है ना, ये मशीन में ना फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपने किसी भी मशीन में जेडीके डाउनलोड करा तो आपको ना मशीन में जेडीके की फाइल दिखेगी एंड जेआरई की भी फाइल दिखेगी, ठीक है, लेकिन जेवीएम नहीं दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि जेवीएम क्या है ना, हमारा सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है। एंड सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, इन स्पेसिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि हमारी जो जेवीएम है ना, वो सॉरी जो हमारा जेवीएम है उसको कोड को कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। समझ में आया? जेवीएम क्या है, हमारा बस एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे जेवीएम को कोड को कैसे एनालाइज करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब कोड कैसे एनालाइज होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे अभी, ठीक है, काफी डिटेल में कवर करेंगे। उसका सेकंड पॉइंट देखो, अभी सेकंड पॉइंट क्या है, इट एग्जीक्यूट्स आर डॉट क्लास फाइल, बाइट कोड फाइल। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारी जो बाइट कोड फाइल होती है वो जेवीएम के पास जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, वही पार्ट है। उसके बाद क्या, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग, वेरीफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम्स। अभी इसको समझते हैं नीचे प्रोसेस में, ठीक है, कि ये लोडिंग, वेरीफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, ठीक है। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जावा क्या करती है, कोड को कैसे कैसे एग्जीक्यूट करती है। अब उसके बाद जो हमारा बाइट कोड होता है ना, जब वो जेवीएम के पास जाता है वहाँ मल्टीपल प्रोसेस होती हैं कोड एग्जीक्यूशन में, ठीक है, वो सारी मल्टीपल प्रोसेस क्या होती हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये वो पार्ट चल रहा है कि हमारा जो बाइट कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जेवीएम में, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाऊंगा अभी, और मतलब इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं तो ध्यान से समझना। देखो जो हमारा बाइट कोड होता है ना, वो 3 प्रोसेस होती हैं, मतलब 3 फेज में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले होता है हमारा क्लास लोडर, सेकंड होता है हमारा मेमोरी एरिया, एंड थर्ड होता है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन, ठीक है। क्लास लोडर में क्या होता है, क्लास लोडर में बेसिकली हमारी जो भी क्लासेस होती है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी जावा क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो हमारे जावा की जो भी क्लासेस होती हैं, क्लास लोडर क्या करता है, उनको लोड करता है कहाँ, मेमोरी में, ठीक है। क्लास लोडर क्या करता है, हमारी जो भी क्लासेस होती है ना प्रोग्राम में, हम जो भी क्लासेस बनाते हैं उनको क्या करता है, लोड करता है यहाँ पर मेमोरी में लोड करता है। फिर ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब ये क्लास लोडर में भी मल्टीपल प्रोसेस होती हैं। मेथड एरिया में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है ये भी हम समझेंगे। एग्जीक्यूशन इंजन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन इंजन में हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पहले क्लास लोडर पे आते हैं, फर्स्ट फेज पे आते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारा जो क्लास लोडर होता है ना, उसमें मेनली 3 प्रोसेस होती हैं, एक होती है लोडिंग, लिंकिंग, एंड थर्ड होता है इनिशियलाइजेशन। लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में बेसिकली हमारे पास 3 क्लास लोडर होते हैं, जो कि होता है बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन। ये क्या करते हैं, हमारी क्लास को, हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उनको क्या करते हैं, मेमोरी में लोड करते हैं, ठीक है। ये होता है लोडिंग में। अब लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग में ना 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है वेरीफाई, एक होता है प्रिपेयर, एंड थर्ड होता है रिजॉल्व। वेरीफाई में क्या होता है, देखो वेरीफाई में क्या होता है, हमारा जो बाइट कोड होता है ना, जेवीएम क्या करता है, उसको ना चेक करता है कि हमारा जो बाइट कोड है पूरा करेक्ट है कि नहीं, अगर इसमें कोई एरर है कि नहीं, या सारे रूल्स करेक्टली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब क्या करता है, ये सब हमारा जेवीएम चेक करता है बाइट कोड में, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जावा जो एक बहुत ही सिक्योर्ड लैंग्वेज है, एंड उसका एक रीजन जेवीएम भी है। वो इसीलिए क्योंकि जेवीएम क्या करता है, बार बार है ना बाइट कोड को वेरीफाई करता है कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमारा बाइट कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी एरर होता है तो कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, ठीक है। जब तक कोड सही नहीं होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इसलिए हमारी जावा का एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो समझ आया वेरीफाई में क्या होगा। वेरीफाई में क्या होता है, हमारा जो बाइट कोड होता है उसको क्या करता है, हमारा जेवीएम चेक करता है कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमारा जो बाइट कोड है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिपेयर में क्या होता है, तो प्रिपेयर में क्या होता है, हमारे जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको ना मेमोरी एलोकेट करी जाती है विद डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो स्टैटिक वेरिएबल्स है ना, अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ना इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो अगर समझ नहीं आया तो कोई नहीं, जब ऊप्स का टॉपिक आएगा ना तब इसे कवर करेंगे कि इसका एग्जैक्ट मतलब है क्या स्टैटिक वेरिएबल्स का, ठीक है, क्योंकि ये वहीं का ऊप्स का टॉपिक है। लेकिन जब हम ऊप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका करेक्ट मतलब बताऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, ठीक है। अभी बस ये समझ लो स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के इंडिपेंडेंट होते हैं।
तो समझ में आया, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या करते हैं, इनको मेमोरी एलोकेट करी जाती है विद डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, जो इनको डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना वो इनको यहाँ पर मिलती है जब प्रोग्राम का क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। प्रिपेयर में क्या हुआ, स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हुई विद डिफॉल्ट वैल्यूज, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो उनको कहाँ मिलती है, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम में, ठीक है। अब समझते हैं कि रिजॉल्व में क्या होता है। देखो हमारे जितने भी सिंबॉलिक रेफरेंस होते हैं ना, सिंबॉलिक रेफरेंस, उनको क्या मिलती है, उनकी जो डायरेक्ट रेफरेंस होता है ना वो यहाँ पर असाइन होते हैं। सिंबॉलिक रेफरेंस का मतलब क्या है, डायरेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या है वो समझो। देखो आपने मैथ्स में बहुत इक्वेशंस देखी होंगी, जैसे कि ये एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब ये समझो ये क्या है ना, ये एक सिंबॉलिक रेफरेंस है। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 10। तो रिजॉल्व में क्या होता है ना कि ये जो भी सिंबॉलिक रेफरेंस होते हैं इनकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, जैसे इसकी वैल्यू क्या है 10, तो ये है ना रिजॉल्व में असाइन होती है। जो ये रिजॉल्व वाला पार्ट है ना, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज असाइन होती हैं। समझ में आया, वेरीफाई में क्या हुआ, प्रिपेयर में क्या हुआ, रिजॉल्व में क्या हुआ। इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, वो यहाँ पर असाइंड होती है उनको, ठीक है। उनका जो एग्जैक्ट डाटा होता है, जो भी उनकी वैल्यू होती है वो कहाँ पर उनको मिलती है, इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोग्राम में, ठीक है। क्लास लोडर में समझ आया, क्लास लोडर में क्या हुआ, 3 प्रोसेस हुई, लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब मेमोरी फेज में आता है कि मेमोरी वाले एरिया पे आता है कि मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है। देखो ये मेमोरी है, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी दे रखे हैं यहाँ पर, जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो हर मेमोरी में किस किस टाइप का डेटा स्टोर होता है। सबसे पहले हमारा मेथड एरिया, मेथड एरिया में क्या स्टोर होता है, हमारा मेथड डाटा। मेथड क्या होता है, बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनका जो भी डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, मेथड एरिया में। एंड जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो भी कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे मेथड एरिया में। उसके बाद आता है हीप। हीप में क्या स्टोर होता है, हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा। ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम जावा में क्या करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट का डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हीप मेमोरी में। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है, ठीक है। हमारी जितनी भी 5 मेमोरीज है ना यहाँ पर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है हीप ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टैक एरिया पे। स्टैक एरिया में क्या होता है, देखो स्टैक एरिया में ना हमारे मेथड कॉल्स होते हैं, मेथड कॉल्स स्टोर होते हैं। मेथड कॉल्स क्या होते हैं, हम फंक्शंस को जो भी कॉल करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उनका क्या करती हैं, वो यहाँ पर स्टोर होती है। एंड हमारे जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे स्टैक एरिया में। लोकल वेरिएबल्स क्या होता है हमारे, जैसे मान लो हमने कोई भी एक क्लास क्रिएट करी, ठीक है। अब उस क्लास में हम जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उनको जो कि उसी क्लास को एसेसिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब आते हैं पीसी रजिस्टर्स पे। पीसी रजिस्टर्स क्या करते हैं, स्टोर्स एड्रेस ऑफ करंट एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड। थ्रेड मीन्स प्रोसेस, मतलब है ना, मैंने आपको बताया था कि हमारी जावा क्या है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, मीन्स हम मल्टीपल प्रोसेस इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीसी रजिस्टर क्या करता है ना, हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, उसका ना एड्रेस स्टोर कर लेता है एक थ्रेड में, ठीक है। एक थ्रेड क्रिएट करता है एंड उसका ना एड्रेस स्टोर कर लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है ना, उसके लिए भी एक थ्रेड क्रिएट कर लेता है एंड उसका भी एड्रेस यहाँ पर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो पीसी रजिस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ना, उसका क्या कर लेते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नेटिव मेथड्स क्या है, नेटिव मेथड्स में बेसिकली हमारे जो भी नॉन जावा मेथड्स होते हैं ना, वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। नॉन जावा मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो जो हमारी जावा है ना, ये C++ से बनी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी जावा जो है वो C++ से बनी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये मेथड होते हैं ना C++ के होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला गया, नॉन जावा मेथड बोला गया। एंड जो भी मेथड स्टोर होते हैं ना, वो यहाँ पर थ्रेड्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। कहाँ स्टोर होते हैं, इस नेटिव मेथड्स में स्टोर होते हैं। एंड स्टोर किस में होते हैं, थ्रेड में होते हैं, ठीक है। एक थ्रेड एक मेथड के लिए, जो भी नेटिव मेथड है, ठीक है। एक चीज़ और समझो, जो हमारा स्टैक एरिया होता है ना, जो भी मेथड कॉल्स लगती हैं, ठीक है, उनके लिए भी ना थ्रेड्स बनते हैं। एक मेथड कॉल एग्जीक्यूट हो रही है उसके लिए, सेकंड मेथड कॉल आई उसके लिए अलग, थर्ड मेथड कॉल आई उसके लिए अलग, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझो, देखो जो मेथड एरिया होता है ना, वो हर एक JVM के लिए ना एक ही क्रिएट होता है, ठीक है। ये एक क्रिएट होगा, इसमें क्या होगा, मेथड डाटा स्टोर होगा। जो भी मेथड डाटा होगा ना, जितने भी मेथड डाटा होंगे सारे के सारे इसी में स्टोर होंगे। जो भी स्टैटिक वेरिएबल होंगे सब यहीं स्टोर होंगे, ठीक है। हीप वाले केस में भी सेम ही है, एक ही हीप जनरेट होती है, उसी में सारा ऑब्जेक्ट डेटा होता है। जितना भी ऑब्जेक्ट डेटा होगा ना, सारा एक ही हीप में होगा, ठीक है। लेकिन जो स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर्स, नेटिव मेथड होते हैं ना, इन सब के लिए क्या बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है।
थ्रेड समझ आए? थ्रेड बेसिकली प्रोसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली रन करती हैं, ठीक है। एक थ्रेड दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, समझ में आया? तो ये था हमारा ये मेमोरी एरिया, कि मेमोरी एरिया में हमारा डाटा जो है वो कैसे स्टोर होता है, ठीक है। क्या कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ स्टोर होता है, ये सब किस में होता है, मेमोरी एरिया में। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं लास्ट पे, जो कि है एग्जीक्यूशन इंजन। देखो हमारे एग्जीक्यूशन इंजन के पास ना तो देखो हमारा जो एग्जीक्यूशन इंजन होता है ना, उसके पास मेनली 2 थिंग्स होती हैं। एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है JIT, जो कि होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया, इंटरप्रेटर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब JIT क्या करता है, JIT का समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। JIT क्या करता है ना, हमारे कोड को ना ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज कैसे करता है ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे मान लो इसने कोई भी एक लाइन, एक मेथड पकड़ा, ठीक है, एक मेथड लिया, उसको क्या करा, मशीन कोड में कन्वर्ट करा। जब इसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है ना, तो JIT क्या कर लेता है ना, इस मशीन कोड को ना स्टोर कर लेता है, ठीक है। और जब ये मेथड दोबारा रिपीट होता है ना, जैसे मान लो कोई भी एक मेथड है, वो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो JIT क्या कर लेता है ना, उस मेथड का मशीन कोड है ना अपने पास स्टोर कर लेता है। एंड जब वो मेथड दोबारा रिपीटेड कॉल होता है ना, तो ये JIT क्या करता है ना, डायरेक्टली है ना इंटरप्रेटर को क्या दे देता है, ये मशीन कोड दे देता है मेथड का, कि ले भाई तू इसको ना सीधे एग्जीक्यूट कर दे इस मशीन को, क्योंकि तो इसको पहले ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर चुका है। तो इस मेथड को है ना पहले ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर चुका है, तो ये ले इस मेथड का मशीन कोड एंड इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। तेरे को बार बार एक ही मेथड को बार बार मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है एंड हमारा जो कोड होता है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है। समझ में आया एग्जीक्यूशन इंजन में क्या हुआ, ठीक है। तो यही था प्रोसेस कि हमारे JVM में जो बाइट कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। 3 फेजेस में होता है, मैंने आपको तीनों बता दिए। एक होता है क्लास लोडर, सेकंड होता है हमारा मेमोरी एरिया, थर्ड होता है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। एक चीज़ और समझो जो मैंने नहीं बताई, ये क्या होते हैं, नेटिव मेथड इंटरफेस एंड जावा नेटिव लाइब्रेरीज। देखो जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूशन इंजन में एग्जीक्यूट होता है ना, तब हमें इन नेटिव मेथड्स की जरूरत होती है, और ये जावा नेटिव लाइब्रेरीज है ना, इनकी जरूरत होती है। तो ये बस इनसे इंटरेक्ट करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, ये क्या करते हैं, ये बस उनको डाटा प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन इंजन को ना बस डाटा प्रोवाइड कराते हैं कि ले भाई अगर तेरे को ये एग्जीक्यूट करना है, तेरे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ले हम दे रहे हैं और इसे एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। समझ में आया JVM में हमारा जो बाइट कोड है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यही था हमारा जावा का आर्किटेक्चर। अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपका कोई दोस्त जो कि जावा सीख रहा हो या प्रोग्रामिंग में हो, तो आप उन लोगों को ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, ये प्लेलिस्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अगर आप ये सब करोगे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।